4 में हम लोग सारी बातें डिस्कस करते हैं। एक टर्म रह गया है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी, देखो यार एरोमेटिसिटी में हम क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं हम एरोमेटिक। तो निगेटिव चार्ज कौन बताएंगे, आर एम और आई तो बताएंगे, और डिट्टो सेम आंसर इसका आना है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन निकालने के बाद ये भी क्या हो गया निगेटिव, ये भी क्या हो गया निगेटिव, ये भी क्या हो गया निगेटिव, ये भी क्या हो गया निगेटिव। जब ये सब निगेटिव हो गए तो सेम ही सिचुएशन तो क्यों? क्योंकि प्रोटॉन निकालने के बाद ये भी क्या हो गया निगेटिव, ये भी क्या हो गया निगेटिव, ये भी क्या हो गया निगेटिव, ये भी क्या हो गया निगेटिव। जब ये सब निगेटिव हो गए तो सेम ही सिचुएशन तो है, और जब सेम सिचुएशन है तो सेम आंसर है। सेम सिचुएशन है तो सेम आंसर है, ऐसा आंसर है एसिडिक स्ट्रेंथ का। इसी वजह से तीनों को एक साथ पढ़ा रहा हूं कि एक सॉल्व होगा तो अपने आप दूसरा सॉल्व हो जाएगा, एक सॉल्व होगा तो दूसरा अपने आप सॉल्व हो जाए। अब यहां पर एक काम की बात है, जो नोट डाल के लिख रहा हूं उसको जरा समझना, ठीक है? नोट है तो अच्छे से समझिएगा। यदि किसी में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वो एसिड अपनी लोकेशन से एक नंबर बैक में चला जाता है, चला जाता है। जरा गौर समझो, यदि कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की प्रोबेबिलिटी है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दोस्त, तो वो क्या करेगा, वो अपनी नंबर से एक मॉलिक्यूल पीछे चला जाएगा। वो क्या होगा, एक नंबर पीछे चला जाएगा। ऐसा क्यों? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, ऐसा देखो जरा, जैसे ये है, अब ये एसिड है, गौर समझिएगा, ऐसे, और ये मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन सब बच्चों को याद है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन क्या बताई गई थी, यदि अच्छे से याद हो तो? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन, फंक्शनल ग्रुप पे हाइड्रोजन होना चाहिए और बगल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन हो, बगल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, ये देखो, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऐसे, ये देखो। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड आपने बना दिया है, ये वाला, ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब दोस्त इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करेगा, जब इसके पास दो बॉन्ड हो गए, डबल बॉन्ड जैसा हो गया ना, सिमिलर टू डबल बॉन्ड, सिमिलर टू डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के जितना नहीं है मगर उससे बहुत कम है, मगर डबल बॉन्ड हो गया, एक ये बॉन्ड एक ये बॉन्ड, तो इस हाइड्रोजन को रिमूव कराने के लिए अब आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना, है कि नहीं? ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के लिए अब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिक्रीजेस, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। अब वो एसिडिक स्ट्रेंथ जब डिक्रीज करेगी तो कितना डिक्रीज करेगी, सिर्फ एक नंबर पीछे आएगा, सिर्फ एक नंबर पीछे आएगा। अब ये देखो मैंने फिर खोल दिया, ऐसा क्या है कि मैं फिर वापस आ गया, इसी लिए वापस आया हूं, जैसे आप मेरी बातों को समझ सके। ये क्या करेगा, सिर्फ एक नंबर पीछे आएगा, ऐसे। अब जरा चेक करके बताओ, इनमें क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है?
इनमें क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? सबसे पहले तुम क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व करोगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लास्ट में बस इतना चेक करोगे, ऐसा तो नहीं है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस हो। यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस है तो बस आर्थो वाले को पीछे कर देना, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सिर्फ आर्थो वाले पे ही पॉसिबल है ना। इन्हीं में तो एच बॉन्डिंग हो सकती है, इन्हीं में एच बॉन्डिंग हो सकती है ना, क्योंकि एच बॉन्डिंग का केस क्या होता है? आर्थो पर ही होता है, मैंने पीछे पढ़ा रखा है। तो जरा बताओ, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस पॉसिबल है? ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन है और बगल में इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन है और बगल में इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस पॉसिबल तो है। यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस पॉसिबल है तो बस एक नंबर आगे पीछे कर दो, आर्थो वाले से एक नंबर आगे पीछे, तो आर्थो वाला एक नंबर पीछे चला जाएगा। जब मेरे दोस्त आर्थो वाला एक नंबर पीछे चला जाएगा तो अब ये यहां से हट जाएगा। अब मैं नंबर चेंज कर दे रहा हूं, ठीक है? पहले कैसे निकालोगे, समझ गए? पहले बिल्कुल उसी तरह से निकालोगे जैसे मैंने ऊपर वाले का निकाला है, और ये तीनों का सेम चलेगा। एक सॉल्व कर रहा हूं, इसका मतलब तीनों सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है? निकालने के बाद ये चेक कर लो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है तो आंसर हो चुका, बात खत्म हो गई। यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है मॉलिक्यूल में तो एक पायदान आगे पीछे कर दो, बस आर्थो वाले को एक पायदान पीछे कर दो। तो देखो आर्थो वाला ये है, इसको एक पायदान पीछे कर देते हैं तो ये सॉरी, तो आर्थो वाले को एक पायदान पीछे करोगे तो ये यहां से हट जाएगा और किसकी जगह आ जाएगा? पैरा की जगह आ जाएगा। और पैरा कहां जाएगा? आर्थो की जगह। बस एक पायदान पीछे किया है, तो यहां पे हमने लिख दिया क्या? पैरा वाला। क्यों लिख दिया पैरा वाला, समझ रहे हो? स्टेबिलिटी की वजह से नहीं लिखा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से लिखना पड़ गया है, ध्यान रखिएगा। यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा हो गया है, नहीं तो आंसर आर्थो वाला ज्यादा था। और यहां पर भी क्या होगा? पैरा पहले आ जाएगा, आर्थो बाद में आ जाएगा। ये जो इंटरचेंज हुए हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हुए हैं। ये किसकी वजह से हुए हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हुए हैं। तो जितने भी निगेटिव हैं उन सबका एक ही कॉन्सेप्ट है, आप बस इसको चेक कर लिया करो। प्लस एम और माइनस आई का आंसर हमेशा यही रहेगा, आप ध्यान रखिएगा। प्लस एम और माइनस आई का आंसर हमेशा यही रहेगा, जो ये मैंने बनाया है यही आंसर आएगा, अलग आंसर नहीं आएगा। प्लस एम और माइनस आई का ध्यान रखिए, यही आंसर आएगा बार बार। यदि प्लस एम माइनस आई है तो स्टेबिलिटी का आंसर यही होगा, ग्रुप चाहे जो लगाओ, ग्रुप चाहे जो लगाओ सेम आंसर आएगा। इसकी जगह कोई और ग्रुप लगाएंगे तो भी यही आंसर आएगा। जैसे इसकी जगह OH 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 कर दो, OCH3 की जगह OH OH कर दो, OCH3 की जगह NH2 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 कर दो तो भी यही आंसर आएगा। मेटा, ठीक है, न्यूट्रल, आर्थो, पैरा। और ना मानो चेक करके देख लो, ना मानो तो चेक करके देख लो। देखो एक क्वेश्चन में दे भी देता हूं जैसे आपको मेरी बात समझ में आ जाए। देखिए कॉन्सेप्ट को आप पकड़िए, ये देखो ये NH2 लगा दिया, ठीक है, फिर NH2 लगा दिया, फिर मेरे दोस्त NH2 लगा दिया, और एक न्यूट्रल वाला डाल दिया। अब जरा आंसर निकालो आप अपने हिसाब से, देखना वही आंसर आएगा जो पीछे आया था, वही आंसर आएगा जो पीछे आया था। आप चेक कर लो, वैसे मैं चेक कर देता हूं, है ना? अब आप चेक करिए। ग्रुप कौन है? NH2, ये NH3 नहीं है, NH2 है। ग्रुप कौन है दोस्त? NH2। अब मेरे को बताओ NH2 ग्रुप कैसा होता है? यदि किसी एटम के पास लोन पेयर है तो वो प्लस एम होगा, और ग्रुप कोई भी हो माइनस आई होता है। एल्काइल ग्रुप प्लस आई होता है, बाकी सब माइनस आई होते हैं। अब यार दोस्त चिपकाओ, प्लस एम का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देना। अब माइनस चार्ज है, उसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो माइनस चार्ज बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसका मतलब ये स्टेबिलिटी का अपोज कर रहा है। माइनस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचना, माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी चेक कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ये अपोज कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट तो एम इफेक्ट आता है,
इसका मतलब टोटल रिजल्ट क्या है, निगेटिव, और ये डोमिनेशन में है। ठीक, अब बताओ यदि आर इफेक्ट अपोज कर रहा है तो सीधा आंसर मेटा ही आएगा। क्यों? क्योंकि आर इफेक्ट अपोज कर रहा है, वो डोमिनेटिंग है तो वो स्टेबिलिटी को कम कर रहा होगा। मेटा पे स्टेबिलिटी कम नहीं हो रही होगी। क्यों नहीं हो रही होगी? क्योंकि मेटा वाला सभी बच्चों को पता है कि जो मेटा वाला होता है वो आर इफेक्ट से अलग होता है, उस पर आर इफेक्ट काम ही नहीं करता है। तो बताओ सबसे पहले कौन आया? मेटा आया। क्यों मेटा आया? क्योंकि आई इफेक्ट सपोज कर रहा है, आई इफेक्ट तो लगा रहा है, आई इफेक्ट लगाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा तो कार्बन पे प्लस आ जाएगा, कार्बन पे प्लस आया तो माइनस चार्ज कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ये पकड़ के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो माइनस कम हो जाएंगे। फिर कौन आएगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों आ रहा है? कम से कम उसमें अपोज तो नहीं है, उसकी स्टेबिलिटी कोई कम तो नहीं कर रहा है, उसके माइनस चार्ज को कोई बढ़ा तो नहीं रहा है। फिर कौन आएगा? फिर मैंने आपको बताया था जब आर्थो और पैरा पे कंपेयर करना हो तो आई इफेक्ट डिसाइड करेगा। आर्थो और पैरा पे कंपेयर करना है तो आई इफेक्ट डिसाइड करेगा। आई क्या कर रहा है? सपोर्ट। आई सपोर्ट कर रहा है तो आर्थो वाला आएगा, अपोज करता तो पैरा वाला आता। अब जरा चेक करो, आंसर ये लिखा है, अब पीछे वाला आंसर चेक करो, मेटा मॉलिक्यूल आर्थो पैरा, मेटा मॉलिक्यूल आर्थो पैरा, सेम आंसर। देखा, सेम आंसर आएगा चाहे कोई भी ग्रुप लगाओ। तो इसी तरह से हमें करना है, इसी तरह से करना है। बस ग्रुप देखते जाओ कि कौन सा ग्रुप लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा है, इसी तरह से करते चले जाओगे। अब आपका मन कर रहा होगा सर एक क्वेश्चन हमें और दो, कैटायन का दो। अब निकाल लोगे कि मैं दूसरा भी बताऊं? एक क्वेश्चन और दूं आपको, कर लोगे? एक क्वेश्चन में सारी सिचुएशन बता दी है, दूसरे ग्रुप लगाओगे तो दूसरे से आ जाएगा ना आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्त। चलो एक मैं पूछ लेता हूं, देखो एक और पूछ लेता हूं, ठीक है? ये देखो, जैसे आप क्या है ना, मेरी बातों को अच्छे से समझ जाओ कि हाँ यार नहीं तो वो होगा कि सर अप्लाई तो कराया है मगर आपने एक सिचुएशन बताई थी, दूसरी सिचुएशन बताई नहीं तो हम कर नहीं पा रहे हैं। देखो बहुत सिंपल है, बुक क्या लिखती है उस पर मत जाओ यार, वो तो पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं। मुझे तो यही नहीं समझ में आता है किसी बहुत सिंपल चीज को, किसी भी सिंपल चीज को टफ करना हो तो बुक बेचारा बच्चा क्यों नहीं समझ पा रहा है? क्योंकि वो इतने टफ तरीके से लिखी गई है। आसान तरीके से लिखो यार, बच्चा अपने आप समझ जाएगा, बच्चा इतना टैलेंटेड है खुद। तो चलो अब इस क्वेश्चन को करके बताओ, बताइए कैसे करोगे? पहले क्या पकड़ोगे? फंक्शनल ग्रुप को पकड़ोगे। लोगों को अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, वो बुक को फॉलो करते हैं। और जब टीचर बुक को फॉलो करेगा फिर साइंस कैसी? साइंस का मतलब क्या होता है? इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब है खुद सोचो। इनोवेशन का मतलब क्या है? खुद सोचिए। चलिए वो बात बाद में कर लेंगे यार, पढ़ लेते हैं। NO2 कैसा आई इफेक्ट होगा? NO2 कैसा आई इफेक्ट होगा? माइनस। क्यों? कोई भी ग्रुप माइनस आई इफेक्ट होता है, बात खत्म हो गई। NO2 का M इफेक्ट कैसा होगा? क्या NO2 में लोन पेयर है? नहीं, तो फिर माइनस M, पाई बॉन्ड है ना। मैंने कहा था यदि डोनर एटम के पास पाई बॉन्ड है, ऐसा होता है NO2, डोनर एटम के पास पाई बॉन्ड है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचेगा बेंजीन के, माइनस M इफेक्ट होगा, वो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये माइनस M इफेक्ट है, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब यदि ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो दोस्त जरा बताना क्या होगा? ये क्या करेगा? यदि इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस चार्ज कम हो जाएगा, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन खींच लोगे तो माइनस कम हो जाएगा, और माइनस कम हो गया तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये इस बार स्टेबिलिटी को सपोर्ट कर रहा है। आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचता है तो ये भी सपोर्ट कर रहा है। इस बार तो भैया दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, M प्लस आई, माइनस M और माइनस आई, दोनों क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। डोमिनेशन तो दोनों का हो गया, दोनों ही सपोर्ट कर रहे हैं। अब आंसर क्या होना चाहिए जब दोनों सपोर्ट कर रहे हैं? तो सिंपल सी बात है, सबसे ज्यादा कौन खींचेगा? रेजोनेटिंग इफेक्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है, रेजोनेटिंग इफेक्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है। इसका मतलब आर्थो और पैरा वाले सबसे पहले आएंगे क्योंकि उन्हीं दोनों में रेजोनेंस होता है। तो आर्थो लिखे कि पैरा लिखे, ये कौन डिसाइड करता है? आई।
आई क्या है, सपोर्टिंग है, तो आर्थो वाला आएगा। तो सबसे पहले कौन आया, आर्थो, फिर कौन आया, पैरा। क्यों, क्योंकि आर इफेक्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट है या एम इफेक्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट है, तो पहले तो एम वाले ही आएंगे। अब आर्थो और पैरा में एम इफेक्ट सेम होता है, तो डिसाइड कौन करता है, आई। यदि आई सपोर्ट कर रहा है तो आर्थो पहले आएगा, पैरा में बाद में आएगा। यदि आई अपोज करता तो पहला पैरा पहले आता। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। अब बताओ कौन आएगा, अब मेटा आएगा। मेटा क्यों आएगा, क्योंकि उसके पास आई तो है, और आई क्या कर रहा है, सपोर्ट। स्टेबिलिटी तो आई भी बढ़ा रहा है ना। सबसे लास्ट में कौन आएगा, ये आएगा, ऐसा। ठीक है, देख लो क्या लिखा है, आर्थो, पैरा, मेटा और मॉलिक्यूल। अब यही क्वेश्चन मैं फिर से देता हूं आपको दोस्तों, मगर इस बार क्वेश्चन देता हूं एसिडिक स्ट्रेंथ पर। अब मैं इस बार क्वेश्चन देता हूं एसिडिक स्ट्रेंथ पर। ये देखो, आर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल और फिनॉल। पूछा जा रहा है, बताओ यार कैसे चलेंगे, बताओ दोस्त कैसे चलेंगे, कर दो। इनको क्या मानोगे, माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। अब ये माइनस चार्ज है, अब माइनस चार्ज है तो चेक कर लो जरा, कैसे चेक करोगे। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं ग्रुप का नेचर। ग्रुप का नेचर पकड़ के चेक कर लिया, NO2, NO2 कैसा होगा, माइनस M होगा। आई कैसा होगा, आई तो माइनस होगा ही होगा। अब बताओ, ये माइनस चार्ज है, इसको माइनस मान के चलोगे, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन निकालने के बाद ये सब माइनस हो जाते हैं ना। अब वही सिचुएशन है, अब वही सिचुएशन है तो क्या आंसर आएगा, सेम आएगा। लिख दो यार, पहले कौन आएगा, आर्थो, फिर कौन आएगा, पैरा, फिर कौन आएगा, मेटा, फिर कौन आएगा, फिनॉल। आंसर ये आया स्टेबिलिटी का। ये आंसर किसका आया है, स्टेबिलिटी का, है कि नहीं, क्योंकि फिनॉक्सी आयन बनेगा, उस पर निगेटिव चार्ज आएगा, तो उसको स्टेबलाइज कौन करेगा, रेजोनेंस। रेजोनेंस तो सपोर्टिंग है ना, अभी मैंने पीछे बताया है, यही तो आया। एम बी और आई दोनों सपोर्ट कर रहे हैं और दोनों डोमिनेटिंग है, तो पहले कौन आएगा, आर्थो, पैरा, मेटा। ये स्टेबिलिटी की वजह से आया है, मगर मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि ये तो स्टेबिलिटी की वजह से आंसर है, मगर आपको क्या चेक करना है, जब आंसर लगा लो एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो ये चेक कर लो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस तो नहीं है। तो जरा चेक करना क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। देखो, ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन है और बगल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो सकती है। यहां तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस है, ऐसे। तो ये देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो मैंने क्या कहा था, एक पीछे चला जाएगा, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, ये रॉन्ग है। आंसर एसिडिक स्ट्रेंथ का रॉन्ग है, स्टेबिलिटी का सही है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का आंसर क्या हो गया, ये रॉन्ग है। राइट आंसर क्या होगा, बस इसको एक पीछे, एक पावदान बस पीछे कर दो, ये देखो, ये राइट आंसर हो गया। बात समझ पाए कैसे करना है, ये कह रहा हूं मैं। तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब जरा कैटायन को भी देख लो यार, कैटायन कैसे काम करता है, तुमने कैटायन के बारे में तो पूछा ही नहीं, तो चलो अब कैटायन को देखते हैं। कैटायन देखो क्या करता है, देखो यार ये कैटायन है। अब कैटायन में यही बात करो, ये कैटायन लगा है, ठीक है, और यही क्वेश्चन अप्लाई कर देता हूं इस पर भी। NO2 NO2 NO, और ये एक सिंपल कैटायन ऐसे। मैंने कहा इनकी स्टेबिलिटी लगाओ, A, B,
सी डी। तो दोस्त इनकी स्टेबिलिटी कैसे लगाओगे? उसी तरह से लगाओगे। देखो पहले क्या चेक करोगे? ग्रुप कौन है? NO2। NO2 क्या करता है? NO2 का रेजोनेंस इफेक्ट माइनस, आई इफेक्ट माइनस। क्यों? क्योंकि लोन पेयर नहीं है। जिसके पास लोन पेयर नहीं होगा उसका एम इफेक्ट क्या होगा? निगेटिव होगा। मतलब वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा। जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड है वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा। अच्छा, अब बेंजीन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोस्त खींचोगे तो जरा बताओ इसके ऊपर चार्ज कैसा लगा? प्लस। और तुम इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच लोगे तो प्लस चार्ज तो और बढ़ जाएगा, और प्लस चार्ज बढ़ गया इसका मतलब तुम सपोर्ट नहीं अपोज कर रहे हो। अब अपोज कर रहा है, NO2 क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। क्यों अपोज कर रहा है? जरा देखो क्यों अपोज कर रहा है, जरा चेक करो। NO2 क्या कर रहा है? NO2 माइनस एम इफेक्ट है। माइनस एम इफेक्ट का मतलब होता है बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच लेना। तो भैया जब तुम इलेक्ट्रॉन खींच लोगे तो प्लस चार्ज और नहीं बढ़ जाएगा, और प्लस चार्ज बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया तो स्टेबिलिटी कम हो गई। इसका मतलब अपोज कर रहा है। आई इफेक्ट ये भी अपोज कर रहा है। क्यों? माइनस आई इफेक्ट का मतलब भी होता है इलेक्ट्रॉन खींचना। अब जब दोनों खींचोगे तो क्या होगा? अपोज। इसका मतलब दोनों अपोज कर रहे हैं, मगर डोमिनेटिंग कौन होता है? ये M। इसका मतलब दोस्त क्या होगा? सबसे ज्यादा कौन आएगा? सबसे पहले कौन आएगा? जब सभी अपोज कर रहे हैं तो सबसे पहले कौन आएगा? न्यूट्रल, जिसके पास कोई ग्रुप नहीं है। क्यों? क्योंकि कम से कम इसके पास किसी तरह का अपोज तो नहीं है, कोई इसकी स्टेबिलिटी को कम तो नहीं कर रहा है, चाहे वो रेजोनेंस हो चाहे आई इफेक्ट हो। दोनों ही कम कर रहे हैं ना स्टेबिलिटी को, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच लेंगे बेंजीन के। और जब बेंजीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच लोगे तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचोगे तो प्लस चार्ज बढ़ जाएगा, प्लस चार्ज बढ़ गया तो स्टेबिलिटी कम हो गई। इसका मतलब ये सब अपोज कर रहे हैं। तो पहले कौन आएगा? जिसमें कोई ग्रुप ना लगा। फिर कौन आएगा? आप सभी जानते हैं रेजोनेटिंग इफेक्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट है, और वो क्या कर रहा है? अपोज। तो फिर मेटा आएगा, क्योंकि उसमें कम से कम रेजोनेंस तो नहीं है। फिर कौन आएगा? आर्थो और पैरा में रेजोनेंस सेम होता है, तो उसको कौन डिसाइड करता है? आई। अब आई इफेक्ट क्या है? अपोज। और जब भी आई इफेक्ट अपोज होगा तो कौन आएगा? पैरा, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा है तो अपोज कम होगा। यहां से यहां तक अपना इफेक्ट पहुंचाने में उसको टाइम लगेगा ना। आई इफेक्ट अपोज कर रहा है तो पहले मैं आर्थो बाद में। बात समझ गए क्यों? क्योंकि यार आई इफेक्ट यहां पे है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा, फिर यहां प्लस आएगा, वो ऐसे खींचेगा प्लस यहां, फिर ये ऐसे खींचेगा प्लस यहां, फिर ये ऐसे खींचेगा प्लस यहां, फिर ये ऐसे खींचेगा तो प्लस यहां एडिटिव होगी। मगर इतनी ज्यादा डिस्टेंस पर ये खत्म भी हो जाएगा। और ये तो जस्ट बगल में है। ये ऐसे प्लस खींचा प्लस यहां, ये ऐसे प्लस खींचा प्लस यहां, ये ऐसे प्लस खींचा प्लस यहां। तो ये ज्यादा प्लस पहुंचाएगा, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडिंग होता है ना आई इफेक्ट, और ये कम पहुंचाएगा, इसीलिए पैरा वाला पहले आता है। अब ये आंसर है इसका करेक्ट आंसर। अब जरा गौर से देखना, इसी जगह पे मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं। जैसे क्या हो, सिमिलरिटी आ जाए तो आपको करने में कभी दिक्कत ना आए, आसानी से। जैसे इसको चेक किया है, डिट्टो यही इसको चेक कर दो। देखो, यदि मैं पूछ दूं इनमें से कौन सा एमीन ज्यादा बेसिक है, ये देखो, ए बी सी और डी। मैंने कहा बताओ भाई कौन सा एमीन ज्यादा बेसिक है? एस। तो डिट्टो सेम बात है। क्यों? क्योंकि एमीन प्रोटॉन गेन करेगा तो अमोनियम आयन बनाएगा। इसको तुम प्लस चार्ज मान के चला करो कि ये प्लस चार्ज है। एमीन के केस में क्या मान के चला करो? प्लस चार्ज, कि ये प्लस चार्ज है। इसको ये सपोज करके चला करो कि ये प्लस चार्ज है, ये दोस्त प्लस चार्ज है। अब बताओ, यदि ये प्लस चार्ज है तो आंसर तो सेम ही आएगा। सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी आएगी बताइए? ओ, सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी आएगी? क्या कोई बच्चा बता सकता है? बता सकते हो क्योंकि तुम लोग समझदार हो। सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी आएगी? NO2 ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा? अपोज करेगा।
और एमीन के केस में मैंने क्या पढ़ाया है, एमीन के केस में मैंने पढ़ाया है कि इनको तुम क्या मान लोगे, प्लस मान लोगे, कि इनके ऊपर प्लस चार्ज है। और जब इनके ऊपर तुम प्लस चार्ज मान लोगे तो ऊपरी वाला केस तो हो गया दोस्त। तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, सबसे पहले कौन आएगा, एमीन, फिर कौन आएगा, मेटा, फिर कौन आएगा दोस्त, फिर आएगा पैरा, और सबसे लास्ट में कौन आएगा, आर्थ। ये देखो, बात समझ रहे हो ऐसा कैसे हुआ, अरे यार यही सिचुएशन तो हुई। तो एमीन के केस कार्बोकैटायन के केस की तरह चलेगा, डिट्टो सेम। यदि बेंजीन पे एमीन लगा है और उसकी बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो डिट्टो कार्बोकैटायन की तरह चलेगा। जैसे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी निकालोगे वैसे ही इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ निकालोगे। तो एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ डिट्टो इसी तरह से इसी के रूल से निकाल दोगे। ये देखो ऐसे, बात समझ पा रहे हो कैसे किया, कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो? क्यों? क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद एमीन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसी तरह से करेगा जैसे बिहेव ये कर रहा है। कर लोगे, स्टेबिलिटी निकालना सीखे ना, वैसे ही करोगे। एसिडिक स्ट्रेंथ में बस ये ध्यान रखना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो तो एक पैमाना उसको पीछे खिसका देना। अब यार आपका मन कर रहा होगा कि सर और कुछ पढ़ाओ, अब आप बस समझ पाए कि कैसे करते हैं। तो दोस्तों यार आप थोड़ा सा बेसिक स्ट्रेंथ को और पढ़ा देते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में मैंने काफी कुछ बताया, अब बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में भी कुछ बता दें। एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ तो पीछे बता दी है, बाकी की बेसिक स्ट्रेंथ तो देखो बेसिक स्ट्रेंथ में होता क्या है। जनरली हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ चेक कर रहे होते हैं नाइट्रोजन के, ऑर्गेनिक में नाइट्रोजन ही हमारा है जिस पर बेसिक स्ट्रेंथ चेक करनी है। अब बताओ यार, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा है कि नहीं, तो ये बेस है ऐसा। तो हम लोग कहते हैं कि यार बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन एटम। मगर ये ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन कांस्टेंट होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज क्या, कांस्टेंट। तब ये रूल लगता है, ऐसा नहीं कि ये रूल तुम हर जगह चिपका दोगे। यदि हाइड्रोजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन कांस्टेंट है तब ये रूल लगाओगे, हर जगह पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं है कि तुम हर जगह पे जाके चिपका दो ऐसे, ठीक है। अब देखो ये किस तरह से काम करता है बताइएगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऐसे, यदि हम प्लस आई ग्रुप लगाएं तो जरा बताओ प्लस आई ग्रुप क्या करते हैं, प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं ऐसे। जब ये इलेक्ट्रॉन देंगे बच्चों इस तरह से, तो जब ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो बताओ जरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी कि कम होगी, बढ़ेगी। और बढ़ेगी इसका मतलब ये बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। तो बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कौन करता है, प्लस आई। प्लस आई बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब जरा इसके अपोजिट आ जाओ, यदि नाइट्रोजन है और उस पर लगा क्या है, माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप, तो ये क्या करेंगे, माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप का काम क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप का काम होता है इलेक्ट्रॉन खींचना ऐसे। तो जब यार ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये जो है दोस्त क्या कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कराएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी, तो आंसर ये हुआ। अब इस बात को थोड़ा अप्लाई करके देखते हैं। तो इसका मतलब प्लस आई जो होगा वो बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, माइनस आई जो होगा वो बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। और हमें चेक क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की। कैसे चेक करोगे, ये क्या हुआ, अच्छा कैसे चेक करोगे, कोई बात नहीं बच्चों,
देखिए कैसे चेक करोगे उस बात को एक्सप्लेन कर देता हूं कि चेक कैसे करोगे। इस स्लाइड को ऊपर कर देते हैं, इस स्लाइड को नीचे। अब देखो कैसे चेक करते हैं, इधर बताते हैं। देखो दोस्त, जैसे ये क्वेश्चन आया, किसी ने मेरे से कहा अमोनिया प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन, ऑर्डर लगाओ। तो मैंने कहा ठीक है। अब जरा बताइए ये क्या है, ये कैसा ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप है, ये सब प्लस, ये कैसे हैं प्लस आई इफेक्ट, ये कैसे हैं प्लस आई इफेक्ट। सॉरी बच्चों, ये कैसे हैं प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है। प्लस आई इफेक्ट ग्रुप होने का मतलब क्या है, प्लस आई इफेक्ट। ये कैसा ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप है, ये सब प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है। ये कैसे हैं प्लस आई इफेक्ट, ये कैसे हैं प्लस आई इफेक्ट। सॉरी बच्चों, ये कैसे हैं प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है। प्लस आई इफेक्ट ग्रुप होने का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। तो जरा बताइए, यदि मैं इसको ए बोलूं मेरे दोस्त, इसको बी बोलूं प्यारे बच्चों, इसको सी बोलूं, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या बनेगा, सी सबसे ज्यादा होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, डोनेटिंग होता है ना ऐसे। फिर कौन होगा बी, फिर कौन होगा ए। इसी क्वेश्चन को यदि मैं ऐसे बोल दूं तो देखिए, ए, इसी को मैंने ऐसे लिख दिया, बताओ बी ग्रेटर देन ए होगा, क्यों, इसके पास प्लस आई इफेक्ट वाला एक ग्रुप है, इसके पास प्लस आई इफेक्ट वाले दो ग्रुप है। अब इस जगह पे एक नोट देता हूं, ध्यान रखिएगा। ये देखिए, गौर से देखिए, अमोनिया से ज्यादा किसकी है, प्राइमरी अमीन की है। प्राइमरी अमीन से ज्यादा किसकी है, सेकेंडरी अमीन की है। तो सेकेंडरी अमीन से ज्यादा किसकी होगी, टर्सरी अमीन की। बस यहां पे ही थोड़ी सी दिक्कत है, ये इस बात को जरा समझिएगा। टर्सरी अमीन की जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो सेकेंडरी अमीन से कम होती है। ये देखो ऐसे। तो ये जो गड़बड़ है वो क्यों है, देखो हिंड्रेंस की वजह से। ये जो अल्काइल ग्रुप होते हैं ये बहुत ज्यादा बल्की होते हैं ऐसे। अब जब ये बहुत बल्की होते हैं तो प्रोटॉन को आने नहीं देते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस अप्लाई करते हैं। प्रोटॉन आएगा तो उस पर हिंड्रेंस लगाते हैं, जिसकी वजह से प्रोटॉन गेन नहीं हो पाता है। तो इस वजह से स्टेबिलिटी में मतलब बेसिक स्ट्रेंथ में चेंज आ जाता है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ 3 एल्काइल ग्रुप। ये देखो, तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ऐसा होता है। इस वजह से टर्सरी मिथाइल, ठीक है, एमीन की जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो सेकेंडरी से कम हो जाती है, और जैसे जैसे बल्कि ग्रुप बढ़ाते जाओगे ये पीछे आता चला जाएगा। इवन जब बेंजीन लगा दोगे तो ये अमोनिया से भी कम बेसिक हो जाता है, ये सारे बेंजीन के बेंजीन लगा दोगे। तो इस पॉइंट को जरा ध्यान रखिएगा क्योंकि आप गलती कर सकते हो, बाकी जगह पे आप उसी रूल से निकालिएगा। अब जब देखो एरोमेटिक और एलिफेटिक की बात करें तो नोट नेक्स्ट, एलिफेटिक एमीन जो होगा, एलिफेटिक एमीन जो होगा
वो एरोमेटिक एमीन से ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब ज्यादा बेसिक होगा। एरोमेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन जो होगा वो एरोमेटिक एमीन से ज्यादा बेसिक होगा। ऐसा क्यों होगा? सिंपल सी बात है। तो देखो इधर ये एनिलीन है, ऐसे। अब यार मेरे दोस्त जरा बताओ, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है और यहां पर क्या है? रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस होगा तो ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है रेजोनेंस की वजह से, और यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, है कि नहीं? उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इसी वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है किससे? नेक्स्ट नंबर का नोट, जहां जहां गड़बड़ कर सकते हो वहां वहां सब बता देता हूं, जैसे आपसे गलती ना हो। देखो जरा बच्चों, अब किसी ने कहा जरा सर इस क्वेश्चन को बताइए। देखिए एक क्वेश्चन है ये, अब इसमें एक और बॉन्ड बढ़ा दो, ऐसे कर दो, ये आ गया बी। किसी बच्चे ने कहा सर मजा नहीं आ रहा है, एक और बॉन्ड बढ़ा दो। मैंने कहा यार तुम्हारे मजे में हमारे को सजा ना हो जाए कहीं। ये देखो एक और बॉन्ड बढ़ा दिया। अब वो कह रहा है कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाओ, तो हमें क्या करना चाहिए? जरा देखो क्या है, ये sp3 है, ये मेरे दोस्त sp2 है और ये sp है। क्या हाइब्रिडाइजेशन सेम है? नहीं। तो जब हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है तो क्या हम ये वाला रूल लगा सकते हैं? देखो मैंने कहा है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं। तो फिर नया रूल क्या होगा? जब हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा हो तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के। यदि हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है तब ये लगाओगे। जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। अब एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें है? इसमें है। कितना? 50%। इसमें कितना है? अप्रॉक्स 33%। इसमें कितना है? 25%। इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर दोस्त क्या हुआ? ए, बी और सी। ठीक है ना? जब एस कैरेक्टर कांस्टेंट होता है, हाइब्रिडाइजेशन कांस्टेंट होगा, तब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से निकालोगे। यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से निकालोगे तो अलग आंसर आएगा भाई। ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, फिर डबल बॉन्ड में होगी और फिर सिंगल बॉन्ड में होगी, तो आंसर अपोजिट आ जाएगा। मगर मैंने आपको बताया एस कैरेक्टर सेम होना चाहिए। अब यहां एस कैरेक्टर चेंज है तो ये लगा लो, ठीक है कि नहीं? फिर आपका मन कर रहा होगा सर एक क्वेश्चन और दे दो। तो यार बच्चों की इच्छाएं पूरी करना ही अपना काम है। ये देखो बच्चों, एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये, बताओ ये ए है, ये बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? तो यार ये वाला क्या है? sp2 है और ये वाला नाइट्रोजन sp3 है। कैसे? एक बैलेंसी, दो बैलेंसी और एक हाइड्रोजन होगा यहाँ, और तीन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, 4। और यहां पर देखो एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तीन का मतलब sp2। तो आंसर अब आप समझ ही गए होगे कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? एस कैरेक्टर से निकलेगा और वो क्या होगा? बी ग्रेटर देन ए, क्योंकि अब तो एस कैरेक्टर से चलेगा ना। अब एक नोट डालते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर बच्चों की खूब गलती होती है। देखो जैसे ये हमारा क्या है? एनिलीन, और ये हमारा क्या है? एसिटामाइड। अब मैंने कहा इनकी बेसिक स्ट्रेंथ अरेंज करो, तो बच्चा देखता है कि यार ये जो है रेजोनेटिंग फिगर बहुत सारे बना रहा है। यहां से चलेगा एक, काउंट कैसे करते हो पता है ना? 2, 3, 4। तो 4 रेजोनेटिंग फिगर बना रहा है, तो 4 बार इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहां से चलेगा तो क्या होगा? 1 और फिर 2। भाई लोन पेयर ऐसे आएंगे, ऐसे, और ये ऐसे चला जाएगा। तो बच्चे ने कहा यार ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, इसका मतलब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी और इसकी ज्यादा होगी। मगर रियलिटी में क्या है, जरा बात को समझो।
रेजोनेंस क्या है, ये देखो अब ये ऐसे है, जब ये रेजोनेंस करता है तो जरा देखना कैसे होगा, ये ऐसे रेजोनेंस आया और ये ऐसे। जब ऐसा हुआ तो जरा बताना माइनस चार्ज गया किस पे, ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन क्या है, सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। और जब ये सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पकड़ के होल्ड कर लेता है, ये पकड़ के होल्ड कर लेता है। तो ये रेजोनेंस कम है मगर ये होल्ड ज्यादा करता है, ये होल्ड ज्यादा करता है क्योंकि सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और कार्बन चार्ज को होल्ड नहीं कर पाता, माइनस चार्ज को होल्ड नहीं करता। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि यदि बेसिक स्ट्रेंथ पूछी जाए तो यार एरोमेटिक एमीन की एस्टामाइड से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करता है, होल्ड कर लेता है। और जबकि यहां सब कार्बन कार्बन है तो कार्बन कार्बन में वो डिलोक्लाइज होता रहता है, कार्बन कोई भी कार्बन उसको होल्ड नहीं करता है, बस वो घूमता है, और यहां वो होल्ड करके पकड़ के बैठ जाता है, घूमता है मगर बहुत कम। इसकी वजह से इसकी एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कम हो जाती है, किसके रिस्पेक्ट में, एनिलीन के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर बच्चे गलती कर सकते थे, इसलिए मैंने ये बात बताई, ठीक है ना। बात समझ पा रहा हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ बता दी, बेसिक स्ट्रेंथ बता दी आपको, ठीक है। कैटायन की स्टेबिलिटी भी बता दी, एनायन की स्टेबिलिटी बता दी, सब बता दिया। अच्छा, जैसे कैटायन की स्टेबिलिटी चल रही है, इसी जगह पे एक और बात बता देता हूं, भूल गया, ठीक है, पीछे आ गया, देखो जरा बच्चों, इस जगह देखो, जैसे कैटायन की स्टेबिलिटी निकाली है, डिट्टो सिमिलर एनायन की भी निकाल, फ्री रेडिकल की भी निकालोगे, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल कौन सा फ्री रेडिकल, बेंजाइल फ्री रेडिकल, बेंजाइल फ्री रेडिकल, ये वाला सेम मैनर से डिस्कस होगी। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल आल्सो, एक मिनट जगह कम, आल्सो अप्लाई सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। जैसे आपने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिस्कस किया है, बेंजाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिस्कस किया है, डिट्टो उसी तरह से फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को भी डिस्कस कर लोगे, यदि कहीं आता है तो इसी तरह से कॉन्सेप्ट लगा के आप क्या करोगे, डिस्कस करोगे, जरा सा भी चेंज नहीं करोगे, ठीक है। इस बात को समझ रहे हो सब लोग कि कब कब क्या क्या करना है, बेसिक स्ट्रेंथ में क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या करना है, स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चनों को कैसे करोगे, ठीक है। क्वेश्चन का टाइम मेरे पास कम रहा है तो मैंने क्वेश्चन कम कराए दिए हैं, और वैसे बहुत सारे क्वेश्चन कराए भी हैं। अब जरा देखो, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि देखो जरा तुमने मेरे से सीखा कितना है, और ध्यान रखिएगा आप अच्छे से नहीं बताओगे तो मार खा जाओगे यार दोस्त। मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना याद होना चाहिए, मतलब उस बात को आप अपने दिमाग में बैठा के चलो अच्छे से, गड़बड़ सड़बड़ मत करिए। ये देखो बच्चों, बहुत सिंपल और बहुत पावरफुल क्वेश्चन। आंसर बताओ स्टेबिलिटी का, आंसर बताओ स्टेबिलिटी का। मैंने स्टेबिलिटी के रूल पढ़ाए थे, उसी के हिसाब से आंसर पूछ रहा हूं, आंसर दीजिए। और रूल क्यों पढ़ाए गए थे वो अभी समझ में आ जाएगा। रूल पढ़ाए गए थे, उनका ऑर्डर बताया गया था, मेरा फोकस ऑर्डर पे था, इतना रूल पे नहीं था, क्योंकि बच्चों को रूल थोड़े बहुत आते हैं मगर उनको ये नहीं पता होता किस रूल को प्रियोरिटी देनी है, मतलब किस रूल को ज्यादा महत्व देना है, ये उनको समझ में नहीं आता है। इसी वजह से मैंने आपको ये बताया था, जिस ऑर्डर में मैं पढ़ा रहा हूं उसी ऑर्डर में इनकी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले किसको महत्व दोगे, तो जरा बताओ क्या है आंसर, क्या होगा, बोलो दोस्तों, बोलो भाई। पहले तो ये होगा, क्यों, ऑक्टेट भी कंप्लीट है और न्यूट्रल भी है। अब बताओ, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है। दूसरा क्या था, सबसे पहले बोलते थे ऑक्टेट कंप्लीट हो
और न्यूट्रल भी हो, फिर ऑक्टेट कंप्लीट हो मगर चार्ज हो। अब जरा चेक करो, इस वाले को चेक करो, ऑक्टेट कंप्लीट है सबका मगर चार्ज है, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन तो है, इसका मतलब फिर कौन आएगा? सी। फिर कौन आएगा? बी। अब जरा देखो यार बच्चों, यदि बच्चे जोश में रहेंगे तो गड़बड़ कर देंगे। कैसे? उनको ये वाला हो सकता है रूल याद आ जाए कि सर माइनस प्लस चार्ज के बीच में डिस्टेंस बढ़ रही है तो स्टेबिलिटी कम होगी, माइनस प्लस चार्ज के बीच में डिस्टेंस बढ़ रही है तो स्टेबिलिटी कम होगी, इसमें डिस्टेंस ज्यादा है इसमें डिस्टेंस कम है, तो बी पहले आना चाहिए। कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ सकता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज ये तो अनस्टेबल है, इसलिए बी पहले आना चाहिए। तो मैंने आपको यह बात पढ़ाई थी कि कब कब कौन से रूल का क्या ऑर्डर है। ऑक्टेट किसी के कंप्लीट है तो वो डोमिनेटिंग रूल है, तो जरा ध्यान रखिएगा, रूल का ऑर्डर याद रखिएगा वो स्टेबिलिटी वाला रेजोनेंस में, नहीं तो क्वेश्चन जब आएंगे तो तुम कंफ्यूज रहोगे, तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा क्या रूल लगाएं, और जो तुम्हें याद आएंगे उसके हिसाब से अपोजिट आंसर। जैसे बी और सी में 2 रूल तुम्हें याद आए तो आंसर गलत हो जाएगा। तुम्हें ये याद आया कि डिस्टेंस बढ़ रही है अपोजिट चार्ज के बीच में तो स्टेबिलिटी कम होगी, सर ने बताया था, उसके हिसाब से बी पहले आएगा सी बाद में आएगा। किसी ने कहा अच्छा चलो ये उसको याद ही नहीं आया, मगर ये तो दुनिया के हर बच्चे को याद रहता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिव पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है। तो कहता है यार ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आया तो ये तो जरूर अनस्टेबल होगा, और यही रूल सबसे खतरनाक है, ये सबसे लास्ट में लगता है और मगर सबसे पहले बच्चे को याद हो जाता है। तो जरा ध्यान रखिएगा, अच्छे से रूलों को याद रखें। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से इस चीज को पूरा कर लें, रिवाइज कर लें, ठीक है, और साथ साथ में एनसीईआरटी जरूर पढ़ते रहें। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें, ठीक है, एनसीईआरटी को पढ़िए, नोटबुक को पढ़िए जो पढ़ाई जा रही है, और क्वेश्चन को लगाइए और मेहनत करते रहिए।